सो नाउ बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, अब देखिए बाजार ऊपर है और बजाज नीचे, यही कुछ हमें देखने को मिल रहा है। 161.80 का प्राइस हमें देखने को मिला है एंड 3 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम हमें देखने को मिलता है बाई और सेल का। अब इतने में क्या डिलीवरी परसेंटेज रहा होगा ये पता नहीं है, बट अगर आप देखें तो लगातार ये स्टॉक टूटे चला जा रहा है। ऐसे में अगर आप देखें तो मूवमेंट भी यहाँ पर फिजल आउट हो चुका है, कुछ भी हो नहीं रहा है इस स्टॉक के अंदर। करना क्या है, क्योंकि एक बायर को इसने आउट कर दिया। सो बेसिकली अगर आप देखें तो मार्केट ऊपर है एंड ये स्टॉक आपके सामने बजाज हाउसिंग फाइनेंस एक लार्ज कैप कंपनी हमें देखने को मिलती है। अगर आप देखें मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से ऊपर का, तो लार्ज कैप में एंटर हो चुकी है ऑलरेडी, बट यहाँ पर मार्केट की वजह से कोई भी मूव हमें देखने को मिला है। ज्यादातर स्टॉक का यही हाल है, बेंचमार्क ऊपर हमें देखने को मिलता है बट स्टॉक्स यहाँ पर नहीं चल पा रहे हैं। ये एक हकीकत है, लोगों को रिटर्न नहीं मिल रहा है, पोर्टफोलियो डैमेज हो चुके हैं, ज्यादा से ज्यादा रिटर्न गवाया है इस वक्त मार्केट ऊपर होने के बावजूद भी। ऐसे में बजाज हाउसिंग फाइनेंस में फंड बाइंग हो सकती है या नहीं हो सकती है, ये देखने वाली बात होती है। अभी एक नया डेटा आएगा आपके सामने म्यूचुअल फंड का, जो कि बताएगा कि इस नए स्टॉक के अंदर क्या म्यूचुअल फंड की और खरीदारी हुई है या नहीं हुई है। एंड देखिए 16 सितंबर को आपके सामने ये बिग कैंडल बनी, ये वॉल्यूम की कैंडल है। ट्रेडर, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि नया नया स्टॉक है, ट्रेडर जरूर आएगा एंड इस स्टॉक को हायर साइड लेकर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उसको खाना है। नए स्टॉक में उसको खाना पीना करना होता है, सिंपल सी बात है। एंड उसके बाद आप देखेंगे ट्रेडर का जैसे ही यहाँ पर काम हो जाएगा, वो एक प्राइस पर लेकर जाएगा, वहां पर स्टॉक छोड़ देगा एंड उस वक्त यहाँ पर इन्वेस्टर जाने की उस प्राइस में होना क्या। एंड लगातार इसका वॉल्यूम जो है वो गिरे ही। आज की डेट में आपको कुछ ऐसा देखने मिलता है, ये 20 सितंबर का है, ये आपके सामने 16 सितंबर की कैंडल है। मूव बिल्कुल गायब हो चुका है, ट्रेडर बिल्कुल आउट है। जो एक बड़ा ट्रेडर होता है वो आउट है। बड़े ट्रेडर का मतलब ये नहीं कि रिटेल इन्वेस्टर आके खरीदारी करता है, गलत फहमी में हो आप। फंड्स होते हैं, इंटरडे फंड्स होते हैं, जो कि किसी भी स्टॉक में बाई और सेल करते हैं, उनकी वजह से वॉल्यूम सडनली चेंज होता है एंड उसके बाद यहाँ पर जो ना खरीदारी स्टार्ट होने लगती है रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से या ट्रेडर्स की तरफ से मूव को देखने के बाद। तो फिलहाल इन्वेस्टर तो इंटरेस्टेड है बट ट्रेडर इंटरेस्टेड नहीं है एंड विदाउट ट्रेडर यहाँ पर ये स्टॉक चल ही नहीं पाएगा, ये स्टॉक के अंदर दम नहीं आ पाएगी। एंड देखिए जिन्होंने भी आईपीओ में इसको मिला, जिसे भी आईपीओ मिला, उसने अगर 50% बुक कर लिया होगा या 60% बुक भी कर लिया होगा, तो अगर बुक किया हुआ पैसा अगर किसी हाउसिंग फाइनेंस में डाल दिया होगा तो भैया उसका पैसा बन रहा है। एक बड़ी गिरावट आई थी बजाज हाउसिंग फाइनेंस की लिस्टिंग के वक्त, 6% टूट गए थे, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस 6% टूट गया था। अगर पैसा डाला गया होगा, जो कि निकाला गया है बजाज हाउसिंग फाइनेंस से, तो उनका यहाँ पर भी पैसा बना है। आपके सामने बहुत ज्यादा हाउसिंग फाइनेंस की कंपनीज है नहीं, फैक्ट ये, हकीकत यही है कि हाउसिंग फाइनेंस की ज्यादा अच्छे स्टॉक्स आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। लिस्ट है बट उसमें अच्छे कितने हैं, ज्यादा से ज्यादा मुश्किल से मुश्किल 8 या 7 स्टॉक होंगे जिनमें वाकई में दम है एंड उसके अंदर टॉप पर आता है बजाज हाउसिंग फाइनेंस, जो कि आपके सामने है। बट यहाँ पर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि यहाँ पर आपके सामने जो वैल्यू देखने को मिल रही है वो यहाँ से इंक्रीज नहीं हो पाएगी, उसके पास कोई लॉजिक नहीं है इंक्रीज होने के लिए। तो इसीलिए 200 के आसपास मिले तो बेचकर निकल जाना सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी थी। अगर आप यहाँ पर जो है ना 50% यहाँ पर होल्ड कर रहे हैं आईपीओ वाला, तो भैया जो लोएस्ट लेवल था, जो सबसे लो लेवल था, जिनको लगता है, अपना अपना डिसीजन खुद लीजिएगा, सिंपल सी बात है, आपका डिसीजन बहुत ही मैटर करता है। या तो वो डिसीजन सही होगा तो आपके हक में आ जाएगा, या फिर अगर गलत होगा तो सिंपल सी बात है आपसे थोड़ा बहुत छीन लेगा। वो छीनने का मतलब आपको और आगे नहीं बढ़ने देगा। तो ये एक चीज समझ में आती है भैया, समझ में आती है। तो यहाँ पर जो लोएस्ट लेवल था, जो लोएस्ट लेवल था बजाज हाउसिंग फाइनेंस की लिस्टिंग का, वो अगर टूटेगा तो फिर यहाँ पर और गिरावट पड़ेगी। ऐसे में शायद इसकी जो वैल्यूएशन है वो और करेक्ट होते हुए दिखे मार्केट के अंदर। एंड आप देख ही रहे हैं इसके कंपैरिजन हुड को देखिए कहां पर है, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। एक चीज अच्छी होने से सब कुछ अच्छा नहीं होता। एंड मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, जो रिपोर्ट आई ना, जिसकी वजह से ये कह रहे हैं कि बजाज फाइनेंस के इनके पास कस्टमर्स हैं एंड बजाज फाइनेंस का डेटा यूज कर ये अपने कस्टमर्स को लोन दे रहे हैं। भाई एलआईसी के पास भी कस्टमर्स है, एलआईसी इसकी जो पेरेंट कंपनी, उससे बड़ी पेरेंट कंपनी किसके पास होगी? सिंपल सी बात है, बजाज फाइनेंस तो नहीं लगता है। बजाज फाइनेंस के पास बस एक एडवांटेज है कि ये मार्केट में रहते हैं, मार्केट का डेटा जो है ना वो हमें देखने को मिलता है, बाजार का डेटा देखने को मिलता है, क्योंकि इनका जो लोन लेता है वो छोटे मोटे लोन लेता है, 20-30 हजार रुपए का यहाँ पर लोन लेता है, कोई फोन लेता है, तो किस तरीके से यहाँ पर कंज्यूमर बाइंग कर रहा है, कंज्यूमर स्पेंड कर रहा है, वो डेटा इनके सामने आता है एंड उससे यहाँ पर जो है थोड़ा सा ज्यादा बेनिफिट मिल जाता है। वो चीज एलआईसी जो पेरेंट कंपनी है उसके पास एडवांटेज नहीं है।
तो ये चीज है। बाकी सैलरी किसको क्या मिलती है, ये सारी डेटा जो है वो एलआईसी के पास भी है, पीएनबी बैंक के पास भी है जो पीएनबी हाउसिंग चलाती है, कैनरा बैंक के पास भी है जिसके पास कैनरा कैन बैंक आपके सामने जो देखने को मिलता है। तो वो चीज ना, इनकी जो पेरेंट है वो भी काफी स्ट्रांग है, बाकी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के पेरेंट भी काफी स्ट्रांग है, कोई दिक्कत की बात है, उनके पास भी डेटा है, बस थोड़ा सा आपके पास अलग बैठ जाता है। तो जैसा कि एक बायर तो भाई निकाल दिया, एक बायर तो आउट हो गया, सिंपल सी बात है। 165 रुपए का जो लेवल था वो तो भैया निकल चुका है। जो एक हाई था, एक यहाँ पर जो है ना क्लोजिंग थी फर्स्ट डे, एंड उसके बाद हमें 188 का लेवल देखने को मिला, एंड उसके बाद यहाँ पर जो है ना लगातार गिरावट आने लगी थी, राइट। ये हमारे सामने था 188 का टॉप लगने में, 165 रुपए का टूटा लेवल। पहला बायर तो निकल गया होगा जिसने 150 से 160 के बीच में बाइंग करी थी, वो तो निकल गया, वो आउट हो गया। मेरा सीधा सीधा कहना था कि आपको 188 180 आसपास बुक करना चाहिए 50%, जिसने भी यहाँ पर जो है ना आईपीओ के बाद खरीदारी करी है 150 से 160 की रेंज में। सिंपल सी बात है, उसको निकलना है, 50% अपना बेचना है। 50% यहाँ पर 165 जब टूटा तो वो आउट हो गया, अब हुआ या नहीं वो उसकी मर्जी है, बट कहीं ना कहीं उसको निकल जाना चाहिए था, राइट। 150 से 160 तो पहला बायर निकल गया। एंड हाँ, अगर ये फिर चल भी जाए ना तो फिर गम नहीं होना चाहिए, अरे यार मैंने हटा दिया, वो लेवल टूटा आप निकले, बस सिंपल सी बात है। लेवल मेरा है, वो टूटेगा, मैं निकलूंगा, ये एक है ना, एक थॉट प्रोसेस होना चाहिए। आप कौन सा यहाँ पर जो है बायर बचा है, 146 का स्टॉप रखने वाला, ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होगा इस स्टॉक के अंदर। फिलहाल तो आपके सामने एक सपोर्टिंग रेंज देखने को मिलती है, 156 का जो लो लगा था, बड़ी कैंडल जो हमें देखने को मिलती है, 156 का लो लगा, एंड 2 दिन से उसके ऊपर ही है अभी, बट 165 से नीचे। ये ध्यान रखिए, 165 के ऊपर निकल नहीं पा रहा, निकलता है बट टिक नहीं पाता है। कुल मिलाकर आज का भी अगर आप हाई देखेंगे 166.75 के समथिंग का हाई है, बट टिक नहीं पाया ऊपर, तो ये चीज है। तो 156 से 140 ये 10 रुपए की रेंज है, बहुत ही सपोर्टिव रेंज कहीं ना कहीं कह सकते हैं। जब ये रेंज टूट जाएगा ना तब बेकार हो जाएगा, ठीक है ना। अब 146 में जो आईपीओ वाले अगर होल्ड कर रखे हैं 50%, अगर वो चाह रहे हैं कि नहीं नहीं यार ये काफी ज्यादा खराब हो रहा है, तो फिर आप यहाँ पर डिसीजन ले सकते हैं अगर ये लेवल टूटता है तो। लेकिन मैं आपको बता दूं, ट्रेडर जो है यहां पर बहुत बड़ा एक गेम रचेगा 146 पर। ये यहां पर ना बहुत सारे लोग आउट हो जाएंगे, ट्रेडर इन हो सकते हैं, एंड उसको यहां पर ना वापस से खरीदारी देखने को मिल सकती है इसी लेवल से। पहला सिनेरियो ये चीज है, ठीक है। 140 आसानी से नहीं टूटेगा, एक बार कहीं ना कहीं यहाँ पर एक सपोर्ट लेने की कोशिश जरूर करेगा, उसके बाद भले टूट जाए, ठीक है ना। तो ये चीज है। तो यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रख के जो नया खरीदार है वो शायद चेज करने की कोशिश करे, अगर उसके हाथ लग गया तो ठीक है, एक अच्छा खासा प्रॉफिट लग जाएगा, अदरवाइज स्टॉप लॉस तो लगना ही है, तो वो स्टॉप लॉस लग जाए। लेकिन जब ये 146 को भी रिजेक्ट करने लगे ना ये स्टॉक 146 को, तब यहां पर आएगी गिरावट 146 को बिल्कुल रिजेक्ट करने के बाद, कि नहीं भैया हमें 146 पर भी नहीं टिकना है, हमें नीचे चलना है। तो जब इसके नीचे कैंडल बनने लगेगी ना, तो वो चीज धीरे 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 ये स्टॉक और करेक्शन में जा सकता है, कितना जाएगा क्या पता, ठीक है ना, ये तो मार्केट के ऊपर है। बट साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं किसी भी स्टॉक के अंदर 100 रुपए, 200 रुपए, ठीक है ना, ये इस तरीके के साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं। यहां पर नहीं टिक पाए, ये आपका सपोर्ट बन सकता है, सिंपल सी बात है। तो ये सारी चीजें, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 100 के आसपास बनेगा, जो कि साइकोलॉजिकल लेवल किसी भी स्टॉक के अंदर होता है। क्या इतना करेक्ट हो सकता है क्या पता, वो तो लेवल ब्रीच होंगे तब पता चलेगा ना, अभी आप एकदम कैसे कर सकते हैं, अभी तो आपको स्ट्रेटेजी पर काम करना है, ठीक है ना। पहला बायर आउट हो चुका है, दूसरा बायर बचा है जो कि 140 के साथ यहाँ पर चल रहा है मार्केट के अंदर, उसे भी आउट कर दिया तो फिर क्या फायदा, ठीक है ना। अब वो वहीं तो गेम चलना उसी लेवल पर, लेकिन 140 के नीचे कंटिन्यू अगर ट्रेड करने लगेगा ये, तो फिर कहीं ना कहीं और करेक्शन हो सकता है। फिर वो करेक्शन कितना होगा धीरे धीरे ये देखना होगा, बट 146 एक रेजिस्टेंस लेवल बन जाएगा, उसके बाद अगर कंटिन्यू नीचे ट्रेड करता है तो ये सारी चीजें हैं, बड़ा ही सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, खुद का डिसीजन सबसे इंपॉर्टेंट है। यही सारी चीजें जो है वो आपको बड़ा बनाती हैं, ठीक है ना। तो ये हर कोई नहीं कर पाता है इतना, लेकिन जो जिसके हाथ में जो जैसा लगेगा वो अपने डिसीजन के ऊपर रहेगा, तो अपना डिसीजन काफी ध्यान से लीजिएगा। हम बात कर रहे हैं सिनेरियो की, आधे से ज्यादा सिनेरियो हमारा ठीक बैठा, बट यहाँ पर ये काफी गेम वाला लेवल होगा, तो देखते हैं यहाँ पर कैसा रहेगा। लेकिन अपने जो एडवाइजर हैं या ब्रोकर हैं
उनसे सलाह जरूर लीजिएगा कुछ भी बाय और सेल करने से पहले, या खुद की स्टडी करेगा उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।